स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। तो आज वेव ऑप्टिक्स का हम लोग थर्ड वीडियो लेके आए इधर। जैसे कि हम लोग ने देखा था लास्ट के दो वीडियोस में न्यूटन्स का थ्योरी देखा है, हाइगन्स थ्योरी देखा है, और मैंने जैसे कहा कि ये जो चैप्टर है वो हाइगन्स के वेव थ्योरी पे है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। अब हाइगन का क्या इंपॉर्टेंस था उसके थ्योरी का, उसके थ्योरी का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये था, हम लोग मेरिट बोल सकते हैं कि ऐसे तीन फेनोमेना थे जो न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया और उसके हाइगन ने अपने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया। वो तीन जो फेनोमेना थे उसमें पहला वाला था पोलराइजेशन, दूसरा वाला था इंटरफियरेंस और तीसरा वाला था डिफ्रैक्शन। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा पहला लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो हम पहला फिनोमेना स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है पोलराइजेशन। वो पोलराइजेशन फिनोमेना लाइट का जो न्यूटन नहीं एक्सप्लेन कर पाया लेकिन हाइगन ने अपने वेव थियरी से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ आज टॉपिक का नाम लिखा है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हम लोग लाइट का ही पढ़ रहे हैं, तो ये जो भी टॉपिक है वो लाइट से रिलेटेड ही है। तो पोलराइजेशन, सबसे पहले अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे ना पोलराइजेशन का, तो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि किसी को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देना। डायरेक्शन वो थॉट्स में हो सकता है, एक्शन में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। अब यहाँ तो ये कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, लाइट है, तो मतलब लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम हाँकने, जैसे सपोज कैटल है, गाय भैंस होती है, तो उसको हाँका जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वैसे अगर हम लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर दें, कंस्ट्रेंट कर दें, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ये फेनोमेना लाइट में देखा गया था। अब ये देखने के बाद न्यूटन का थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, फिर हाइगन का थ्योरी आया। अब वहां भी हाइगन का थ्योरी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, शायद मैंने आपको बताया था। हाइगन ने अज्यूम किया था कि ये जो लाइट वेव्स है, मतलब ये जो वेव थियरी है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, उसकी वजह से वो पोलराइजेशन वाला पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मगर बाद में फिर मैक्सवेल, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, उसने बोला कि लाइट जो है वो लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, वो ट्रांसवर्स वेव्स है। जैसे ही लॉन्जिट्यूडनल से ट्रांसवर्स में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही पोलराइजेशन आराम से एक्सप्लेन हो गया। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ पोलराइजेशन का। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको वापस लाइट के बारे में बताना पड़ेगा कि लाइट वेव जो अगर ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे का कारण है जो मैक्सवेल ने बताया, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज्ड एक्सेलरेटिंग पार्टिकल। मतलब यू कैन से एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। अब हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन एन ऑर्बिट, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है विच एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने में। ठीक है ना, तो हर एक एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो सकता है। अब आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखिए थ्री डायमेंशनल है, ये y एक्सिस है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, और इसको दूसरा परपेंडिकुलर z एक्सिस है। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका x एक्सिस है, ये बाहर की तरफ z एक्सिस है और ऊपर की तरफ y एक्सिस है। अब इन तीनों एक्सिस में y एक्सिस है इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमने जो दिखाए वो अलोंग द y एक्सिस दिखाया है। हमने जो ब्लू कलर का मैग्नेटिक फील्ड दिखाया वो अलोंग द z एक्सिस दिखाया है। और हमारा वेव जो प्रोपोगेट हो रहा है, जो मूव हो रहा है, हमारा लाइट वेव, दैट इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस। इसका मतलब तो तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये मतलब ये बेसिक चीज है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिस तरह से बना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये तो जैसे एक एटम है, ऐसे कितने सारे एटम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता हुआ है कि नहीं, इनफाइनाइट होगा। अब हर एक थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की जगह वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन, क्योंकि वाई जेड प्लेन में जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, वो सबके सब एक्स एक्सिस को, देखो फाइनली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हो, वो प्रोपोगेशन मतलब एक्स एक्सिस, अगर मैंने प्रोपोगेशन का डायरेक्शन लिया है तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो वाई एक्सिस पे अगर नहीं भी आपका वाई जेड प्लेन में भी कहीं भी वाइब्रेट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई जेड प्लेन में, वो सबके सब वाई जेड प्लेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ही होंगे, क्योंकि वाई जेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि y एक्सिस ही हो, इट कैन बी अलोंग एनी डायरेक्शन बट इन द yz प्लेन। तो yz प्लेन में यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, उनको परपेंडिकुलर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, और उन दोनों को परपेंडिकुलर होगा आपका x एक्सिस व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ डायग्राम पे मत जाइए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस पे नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पूरा वाई जेड प्लेन कवर करता है, वो भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे ये कैसा है, ऊपर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है, वैसे ही पूरा जो वाई जेड प्लेन है उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वाई जेड प्लेन पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट वाई जेड प्लेन नेगेटिव, दोनों को कवर करते हुए वाइब्रेशन हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक कंडीशन ले रहे हैं कि हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बात करेंगे। क्यों? क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लागू होता है वही समझ लेने का मैग्नेटिक फील्ड पे भी लागू होता है। हम लोग अभी इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने कहा सिर्फ वाई एक्सिस नहीं है, पूरा वाई जेड प्लेन कवर कर रहे हैं। अब पूरा वाई जेड प्लेन कवर कर रहे हैं तो उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम उनको डिनोट इस तरह से करेंगे। ये देखिए आपका एरो, डबल एरो, ये सब आपके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ये सब किधर है, वाई जेड प्लेन में है। तो आप पूछेंगे सर वेव किधर प्रोपोगेट हो रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना इधर, तो वेव बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब इसको परपेंडिकुलर वेव अंदर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, और ये हमारे सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमने डिनोट किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को हम लोग दो एरो से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में वाइब्रेट करता है, इसलिए दो एरो से। अभी इस तरह का जो डायग्राम है या इस तरह का जो प्रोपोगेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जहाँ पे वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस है, ऐसे लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ऐसे लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, अनपोलराइज्ड, मतलब इनको छोड़ दिया, जैसा मूव जैसा वाई जेड प्लेन में रहना, लेकिन जैसे वाइब्रेट करना अपने हिसाब से वाइब्रेट करो, फुल फ्रीडम। अनपोलराइज्ड मतलब फुल फ्रीडम, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, फुल फ्रीडम के हिसाब से अपना वाइब्रेशन कर रहा है अलोंग वाई जेड प्लेन एनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। अब हमको तो पढ़ना है पोलराइजेशन, तो व्हाट इज पोलराइजेशन। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को आप एक डायरेक्शन में हाँक दें, बोलेंगे नहीं भाई तुझे तो अभी इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और सब डायरेक्शन तेरे लिए बंद हो गया। जब लाइट को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर दें, कंस्ट्रेन कर दें, ऐसे लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलराइज्ड लाइट। यहाँ क्या हो गया है, यहाँ सब निकल गया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन रह गया अलोंग वन पर्टिकुलर प्लेन या वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रह गया और सब गायब हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइट को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, या ऐसे लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। इधर क्लियर? तो सब हटा के सिर्फ एक ही रह गया है अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये ट्रांसवर्स वेव से क्यों एक्सप्लेन हुआ, लॉन्जिट्यूडनल में क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे कारण आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल। अब लॉन्जिट्यूडनल में मालूम है ना क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल में जो वाइब्रेशंस होता है साउंड का, कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन, और जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, पैरेलल होता है। उसमें आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हाँ थोड़े बहुत हट गए और बस एक ही डायरेक्शन, उसको अगर आप रोकेंगे तो पूरा ही रुक जाएगा।
इसमें तो आप थोड़ा निकाल के भी थोड़ा बचता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें सब एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर आप रोकेंगे तो पूरा रुकेगा, या तो पूरा रुकेगा या तो पूरा चलेगा। वहाँ पे आप कम नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थोड़ा कम करके पर्टिकुलर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है और लॉन्जिट्यूडनल नहीं है ऐसा, इसलिए लॉन्जिट्यूडनल का पोलराइजेशन नहीं हो सकता। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का मतलब साउंड वेव्स का पोलराइजेशन नहीं हो सकता। लाइट का पोलराइजेशन हो सकता है, क्योंकि लाइट इज अ ट्रांसवर्सिव। यही गलती हो गई थी हाइगन से कि उसने आपको पहले लॉन्जिट्यूडनल अज्यूम किया तो पोलराइजेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मैक्सवेल ने बोला कि इट इज ट्रांसवर्स वेव तो आसानी से पोलराइजेशन कंसेप्ट एक्सप्लेन हो पाया। आप आई होप कोई पहले समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलराइजेशन एंड अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट द अनपोलराइज्ड लाइट हर जगह वाइब्रेट होगा इन पर्टिकुलर प्लेन में, और पोलराइज्ड मतलब सब मेटल के से एक पर्टिकुलर लाइन में वाइब्रेट होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज पोलराइज्ड लाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसको करते कैसे हैं, करने का तरीका, हाउ डू यू गेट अ पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट को लाने करने का तरीका क्या है। अब पोलराइज करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम बोलते हैं पोलराइड, पोलराइजर भी बोलते हैं, पोलराइजर। क्या आपने वर्ड कहीं पोलराइड सुना है? आपने शायद कैमरा वैमरा में सुना होगा, फोटोग्राफर कैमरा, वहां पे आपने सुना होगा पोलराइड। हम लोग देखें क्यों इसको वहाँ पे कैमरा में कहाँ यूज होता है, एरोप्लेन में भी जो यूज होता है वहाँ भी पोलराइड यूज होता है, या पोलराइजर। आपका सन ग्लासेस जो होता है ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल, उसमें पोलराइड यूज होता है। हम देखेंगे इसका क्या फायदा है, विल सी इट। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पोलराइजर लाइट कैसे मिलेगा, हाउ विल यू गेट अ पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट के लिए जैसे मतलब पोलराइड लगता है एक पर्टिकुलर सिंथेटिक प्लास्टिक शीट से बनता है, टूरमोलिन क्रिस्टल से होता है बना हुआ। टूरमोलिन क्रिस्टल का एक सिंथेटिक प्लास्टिक शीट होता है जिसको हम लोग पोलराइड बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पोलराइड का, आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है पोलराइड। अब ये क्या दिखा रहा है डायग्राम में, ये बता रहा है अनपोलराइज्ड लाइट। सब डायरेक्शन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अगर आप दिखा रहे हैं वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जैसे ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक है जो टूरमोलिन क्रिस्टल का बना है, जैसे ही आप एक पोलराइड यहाँ लगाते हैं, आप ये देखेंगे कि जब लाइट इसमें से पास हो रही है, तो बहुत सब गायब हो गए, सिर्फ एक ही रह गया। देखिए सिर्फ एक रह गया और सब इसने रोक दिया, इसने सबको रोक दिया है, इस पोलराइड ने सबको रोक दिया, सिर्फ एक ही को जाने दिया है। ऐसे लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट बनता किससे, कोई सिंथेटिक प्लास्टिक शीट जिसका टूरमोलिन क्रिस्टल से बना हुआ होता है, वो आपको उसके पार्ट में अगर आप रखते हैं तो वो क्या करता है, वो सबको रोक देता है, या एब्जॉर्ब आप बोलिए या रोक देना बोलिए, सिर्फ एक ही को जाने देता है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली लाइट को जाने देता है और सबको ब्लॉक कर देता है। इसको हम पोलराइड बोलते हैं। अब वो किसको जाने देता है, तो ऐसा होता है कि जो पोलराइड होता है ना, उसमें जो क्रिस्टल्स है उसकी एक पर्टिकुलर एक्सिस होती है। तो ये देखिए इसकी पोलराइजिंग एक्सिस है, अब ये वर्टिकल है। अगर इसकी पोलराइजिंग एक्सिस वर्टिकल है तो जो वर्टिकल वाइब्रेशन होगा लाइट का, सिर्फ वही जा पाएगा। जिस डायरेक्शन में पोलराइजिंग एक्सिस होगा उस डायरेक्शन की जो लाइट होगी सिर्फ वही जा पाएगी, और सब जितनी है जो उसके डायरेक्शन नहीं है वो सब ब्लॉक हो जाती है। अच्छा उसमें भी है ऐसा, मतलब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको भी अलग से बताऊं। अभी ये तो आपने देखा कि मैं भी शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका पोलराइजिंग है, ये पास हो गया क्योंकि तो इसी के डायरेक्शन में। अभी सपोज एक ऐसा लाइट है, वेक्टर है, अब ये पूरा ब्लॉक नहीं होता है, इसका क्या होता है मालूम है, इसका कंपोनेंट बनेगा, दो कंपोनेंट बनेगा। अभी सपोज ये ई है, तो और ये सपोज एंगल थीटा या फाई व्हाटएवर, ये सपोज एंगल फाई है, तो ये हो जाएगा आपका ई कॉस फाई वर्टिकल कंपोनेंट मतलब थीटा के साथ,
और ये जो हो जाएगा E sin phi। मतलब पोलराइज एक्सिस वाला जो लाइन है वो तो सीधा जाएगा, और जितने जो है ना बचे हुए वो लोग सब अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट किए जाएंगे। मतलब एक कंपोनेंट जो होगा, जैसे ये वाला लाइट है, एक कंपोनेंट पोलराइजिंग एक्सिस के अलग होगा और एक उसको वर्टिकल होगा। जो पोलराइजिंग एक्सिस के अलग होगा ना वो पास होगा। मतलब ये तो पास हो रहा है, और हर एक का जो E cos phi होगा, phi क्या है, phi इज द एंगल मेड विद द पोलराइजिंग एक्सिस। अगर पोलराइजिंग एक्सिस वर्टिकल है तो एंगल मेड विद द वर्टिकल, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है कॉस वाला वो सब पास होगा। साइन वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो सब रुक जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रेट है उस डायरेक्शन वो तो सीधी जा रही है, लेकिन जितने भी लाइट रेज हैं अलग अलग डायरेक्शन में उनके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। वो कॉस वाला जो कंपोनेंट है जो एंगल पोलराइजिंग एक्सिस के साथ बना रहा है वो पास होगा, और जो साइन वाला कंपोनेंट है वो रुक जाएगा। ऐसा होता है। गलती लोग क्या सोचते हैं पता है, लोगों को देख के क्या लगता है एक गया और सब रुक गया। नहीं, और सब भी दो पार्ट में टूटता है। उसका एक पार्ट जाता है, कौन सा वाला पार्ट, कॉस वाला पार्ट। साइन वाला पार्ट जो कंपोनेंट है वो नहीं जाता है। तो ये चीज समझना है। लोगों को लगता है कि एक ही जाएगा और जितने बच गए वो सब अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो सबका वर्टिकल कंपोनेंट वाला जो कॉस वाला कंपोनेंट पास हो जाता है। तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन। अब यहाँ देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में लाइट पोलराइज हुई है, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज बोल सकते हैं, तो उसका जो प्लेन है, ये प्लेन है ABCD, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और उसको परपेंडिकुलर कौन होगा, हॉरिजॉन्टल। यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा ना, इसको हॉरिजॉन्टल, वो कौन सा प्लेन होगा, वो प्लेन होगा जो पोलराइज लाइट को एब्जॉर्ब कर चुका है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, सॉरी ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। वेरी सॉरी, ये जो है ना प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना दैट विल बी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। हॉरिजॉन्टल ने लाइट को जाने दिया तो पोलराइजेशन वाला प्लेन है, और जिसने जाने दिया वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ABCD जो है दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और जो उसको परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या बोलेंगे, वो प्लेन अलोंग विच प्लेन पोलराइज लाइट इज ऑब्टेन्ड। जिस प्लेन पे आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइड, उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एंड व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है, जहां पे लाइट पोलराइज हो चुकी है, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब एब्जॉर्ब करके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट वेव को जाने देना। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखें, जैसे मैंने आपको कहा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी यही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है। तो मैंने आपको पहले बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, कैसा दिखता है डायग्रामेटिकली, फिर अनपोलराइज्ड लाइट कैसे दिखता है, पोलराइज्ड लाइट कैसे दिखता है, और पोलराइज्ड लाइट मिलता कैसे। तो बल्ब से आपको दिखा रहा हूं, पहले अनपोलराइज्ड है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन जब एक पोलराइड से पास होगा तो सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो वाइब्रेट होगा, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जहां पे कोई नहीं मिलेगा आपको वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब ये एक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, सबसे पहला चीज, ये होने से क्या असर होगा लाइट पे, ये होने से लाइट की इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी। तो आप मानते हैं इतने सारे डायरेक्शन में लाइट वेव्स थे वाइब्रेटिंग, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, उनका वाइब्रेशन आपने एक ही डायरेक्शन में कर दिया, तो बहुत सारे को तो आपने रोक दिया है। वो जो कंपोनेंट है, साइन वाला कंपोनेंट, आपने सब रोक दिया है। सिंस आपने सब रोक दिया हुआ है तो डेफिनेटली इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला असर यही होता है, जो पोलराइड से लाइट पास होती है इंटेंसिटी कम हो जाती है। कितनी कम होती है हम आगे देखेंगे, लेकिन ये फेनोमेना है, कम हो जाती है। अब आप मुझे बताइए सनग्लासेस क्यों यूज करते हैं, एरोप्लेन के विंडोज क्यों पोलराइड यूज होते हैं, क्यों कैमरा वाले फोटोग्राफर्स पोलराइड यूज करते हैं, इंटेंसिटी कम करने के लिए। सन की इंटेंसिटी, सन अभी आता है आपकी आंख को इफेक्ट नहीं करे ज़्यादा, यूवी रेज, पोलराइड लगाया जाता है सन ग्लासेस पे, पोलराइजेशन होता है, थोड़ी सी लाइट पास होती है, सब रुक जाती है, सब ब्लॉक हो जाती है, आपकी आंख को आराम मिलता है।
आपकी आंख प्रोटेक्ट होती है बिकॉज ऑफ पोलराइड सनग्लास। देखिएगा जब भी सनग्लास में पोलराइड वर्ड होगा, एरोप्लेन में वही है, आप ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर स्काई में सन का डायरेक्ट रेज आता है, अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर पोलराइड यूज होता है सनग्लास। आप देखिएगा ग्लासेस जो होता है विंडो ग्लासेस, उसमें से अंदर आपको ज़्यादा आपको सन ज़्यादा का लाइट दिखेगा नहीं, हीट ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा, लाइट और हीट, क्योंकि वहाँ पोलराइड यूज हुआ है। वैसे फोटोग्राफर भी, कैमरा वाले फोटोग्राफर यूज करते हैं पोलराइड। लोगों का अच्छा फोटो निकालना होता है, कितना लाइट देने का, फिल्टर करने का, दाग वाग वो तो नहीं दिखना चाहिए, ये सब पोलराइड से ही होता है, ये सब उसका यूज है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हो सकता है, सर अगर इसके बाद एक और पोलराइजर लगा दिया तो क्या होगा, है कि नहीं, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। चलिए मैं इसको अलग से दिखाता हूँ थोड़ा रफ करके, कि एक पोलराइज तो हो गया, अगर मैं इसे फिर से पोलराइज करना चाहूं तो क्या, मतलब मैं वापस एक और लगाना चाहता हूं पोलराइड। अब मैं आपको सिंपल डायग्राम में समझ, उतना हैवी डायग्राम तो हम लोग को बनाएंगे नहीं। तो ये आपकी लाइट है, पहले तो आपकी लाइट अनपोलराइज्ड थी ना, सब डायरेक्शन में उसका लाइट वेरिएशन करा, अनपोलराइज्ड। अब ये पोलराइजर से एक हो गया। अब अगर मैं एक और पोलराइजर डालूं, ये इसकी पोलराइजिंग एक्सिस है P है, तो लाइट वापस आएगी डायरेक्शन में, क्या असर होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पोलराइजिंग एक्सिस सेम लाइन में ना, सेम वाइब्रेशन एक्सिस है, तो सेम टू सेम पास होगा। अभी यहाँ पे इंटेंसिटी कम नहीं होगी, सेम रहेगी, क्योंकि सेम टू सेम है। मैं चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो पोलराइजिंग एक्सिस है उसको थोड़ा टिल्ट कर देता है ऐसा। अब क्या होगा, अब ये तो नहीं जा पाएगा, इसका स्प्लिट होगा, दो कंपोनेंट, एक अलोंग द पोलराइजिंग एक्सिस थीटा के हिसाब से, सपोज ये E1 है तो जैसे भी E1 cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा को ब्लॉक करेगा, E1 cos थीटा को जाने देगा, प्लीज अंडरस्टैंड। E1 cos थीटा जो इसको पैरेलल बनेगा ना उसको जाने देगा, और E1 sin थीटा जो इसको परपेंडिकुलर उसको ब्लॉक करेगा। मतलब अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे अगर आप इस पोलराइजर को घुमाएंगे तो क्या होगा, एकदम पैरेलल है, सेम टू सेम लाइट है, धीरे धीरे आप घुमाएंगे ना तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते जीरो, पता है जीरो कब होगी, जब ये पोलराइड घूम के पूरा उसका एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द ओरिजिनल। ये वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस है, अगर हॉरिजॉन्टल हो गया इसका पोलराइजिंग एक्सिस, मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, तो cos 90 कितना होता है भाई, cos थीटा है ना, cos 90 जीरो होता है, मतलब कोई भी लाइट पास नहीं होगी। उसके बाद आपको इंटेंसिटी जीरो, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी कब, जब पोलराइजिंग एक्सिस ऐसा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग एक्सिस हो जाएगा, लाइट जीरो। फिर आप वापस घुमाएंगे ना, वापस ऐसा, फिर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, घुमाते 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 वापस आप सीधा लाएंगे तो इंटेंसिटी वापस सेम हो जाएगी, वापस ओरिजिनल हो जाएगी। मैक्सिमम कम कम कम, परपेंडिकुलर वापस हॉरिजॉन्टल पे जीरो, वापस जो है बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और हॉरिजॉन्टल जैसे ही सेम पैरेलल हो जाएगा वापस इंटेंसिटी उतनी हो जाएगी। तो ये काम कैमरा वाले करते, फोटोग्राफर घुमाते पोलराइड को, कितनी लाइट चाहिए, कितनी कम चाहिए, फेस में कितना ग्लो आना चाहिए, वो सब लाइट से होता है। तो ये पोलराइड को घुमा के वो लोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। दैट्स हाउ पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। अब इस पोलराइजेशन का जो इंटेंसिटी वाला पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट, उस पे एक साइंटिस्ट ने वर्क किया था। अब हम लोग उसी पे बात करेंगे। ही वर्कड ऑन दैट कांसेप्ट, जिसका नाम था मालूस, और फिर उसने अपना एक लॉ दिया था। तो हम लोग अब वो देखेंगे, व्हाट इज मालूस लॉ। अब मेरे पास इसकी भी जरूरत है नहीं, तो मैं इसको रख कर देता हूँ। तो क्या बता रहा हूं मैं अभी आपको, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि हम लोग ने जो इंटेंसिटी की बात की, तो इंटेंसिटी को एक साइंटिस्ट था मालूस, और मालूस ने उस इंटेंसिटी को मैथमेटिकली उसको अच्छी तरह प्रेजेंट किया था, और उस लॉ को बोला जाता है मालूस लॉ। अब देखते हैं, देखिए आपके सामने है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही है, पहला पोलराइजेशन है, दूसरा पोलराइजर है, वो इसका एक्सिस आपका है इंक्लाइन, मीटिंग थीटा, तो
तो ये जो cos थीटा वाला पार्ट है जाएगा और sin थीटा वाला पार्ट नहीं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अब मालूम ने पहले क्या बोला, मालूम ने देखो भाई ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करते हैं, हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट हो रहा है। अब आपको याद है कि हम लोग जब लिखते हैं वाइब्रेशन तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, याद करिए अलोंग द एक्स एक्सिस, हमने बहुत बार देखा ये चीज। अब ये चीज अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाना तो आप कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट sin kx माइनस ओमेगा टी, वेव इज मूविंग अलोंग x axis, so kx minus omega t. E naught, what is E naught? Amplitude. Yes, it is amplitude of the wave. And E is that vibration का displacement जो y तक काम करता है, ठीक है। अब इंटेंसिटी का, हमारा मेन इंटेंसिटी है। अब मैंने आपको इंटेंसिटी के बारे में बताया, बहुत बार बताया, 2-3 जगह पे, कि इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, E naught स्क्वायर। अब मैं इसको बिना मॉडुलस का भी लिख सकता हूं, टेक्स्ट में लिखा है ये बताने के लिए कि भाई अगर आपका नेगेटिव भी ई नॉट है तो पॉजिटिव है और कुछ नहीं। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट एवरीवन नोज, इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल। मैंने आपको रेजोनेंस में सिखाया है, मैंने आपको हार्मोनिक मोशन, बहुत जगह मैंने आपको ये चीज डिस्कस की है कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारा, हम लोग अभी इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, पहले वाले पहला लेफ्ट पोलराइजर से पास हुआ, पहले तो इसका इंटेंसिटी ई नॉट है, दिस अनपोलराइज्ड, दिस इज अनपोलराइज्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट का इक्वेशन है। अब लाइट पास हुई पोलराइजर से, अब लाइट पास हुई यहां पहुंची, अब यहां पहुंची तो आप इसका लिखेंगे सपोज लेट्स से E1 लिखेंगे। अब उसकी इंटेंसिटी चेंज, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, E1 नॉट sin kx माइनस ओमेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मुझे वहां की इंटेंसिटी निकालनी है I1 लेट्स से, तो किसको प्रोपोर्शनल होगा, एम्पलीट्यूड E नॉट को नहीं होगा, E नॉट cos, अब एंगल लेना पड़ेगा कुछ, लेट्स से हम लोग ले लिया cos फाई स्क्वायर। आप बोलेंगे क्यों सर आपने cos फाई क्यों लिया, cos फाई इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि सिर्फ ये जो वर्टिकल है सिर्फ वो नहीं पास होगा, हर एक लाइट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अब ये लाइट है ना, तो इसका कंपोनेंट बनेगा, अब ये लाइट है जो ये गल वाली, उसका ये कंपोनेंट बनेगा E cos फाई, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बने वर्टिकल, ये वाला को परपेंडिकुलर होने E sin फाई, E sin फाई पास नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा बनेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ये E sin फाई, E sin फाई इसको परपेंडिकुलर एक्सिस को तो पास नहीं होगा, लेकिन E cos फाई तो पास होगा ना, तो सबका E cos फाई पास होगा, सबका। अब वो बोलेंगे सर इसका भी E cos फाई, हाँ इसका भी आप समझ सकते हैं E cos फाई, इसका cos फाई, इसका फाई 0 डिग्री ले लो, ये जो लाइट है जो वाइब्रेटिंग व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस, अब उसका फाई 0 डिग्री ले लो, तो cos 0 1 होता है, तो आप उसको 1 समझ सकते हैं, इसलिए इसका E नॉट आएगा। लेकिन वो जितने सारे वाइब्रेशंस हैं वो सबका आपको cos फाई कंपोनेंट तो लेना ही पड़ेगा, तो इट इज मेड अप ऑफ E नॉट cos फाई स्क्वायर, सो दैट्स प्रोपोर्शनल टू E नॉट स्क्वायर cos फाई cos स्क्वायर फाई। अब ये फाई का वैल्यूज कहां से, एंगल कहां से कहां तक है, जैसे मैंने बोला ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब 0 से लेके 180 तक, तो जो फाई है ना फाई, इसका वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री है। अब 0 से 180 का cos स्क्वायर फाई का एवरेज वैल्यू कितना है, इसका निकालने का एक टेक्निक है जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा आगे, आपने सुना होगा। अगर आपको cos स्क्वायर फाई का एवरेज वैल्यू निकालना है तो वो भी फॉर 0 to 180, तो इट इज इंटीग्रल 0 to 180 cos स्क्वायर फाई अपॉन 180, जिसको हम लोग पाई लेते हैं, 0 to पाई cos स्क्वायर फाई अपॉन पाई। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको आंसर आएगा हाफ, मतलब cos स्क्वायर फाई का एवरेज वैल्यू 0 से 180 तक का आप सब cos स्क्वायर फाई का वैल्यू निकालेंगे, cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 2, cos ऐसा 180 तक निकालेंगे ना, उसका जो एवरेज वैल्यू है हाफ आएगा, सो दिस बिकम्स प्रोपोर्शनल टू हाफ E नॉट स्क्वायर। मालूम ने क्या बोला, मालूम ने ये बोला कि जब पहली बार वो लाइट पास होती ना, पहला पोलराइजर से,
पहले पोलराइजेशन जब लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो है ओरिजिनल इंटेंसिटी का आधा हो जाएगा। ओरिजिनल इंटेंसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू E naught square. After polarization, passing the first polarizer, it's now half E naught square. So intensity has been reduced to half. That is the first thing that happens. पहला पोलराइजेशन पास होने से आधा हो जाएगा। आगे अब वो दूसरे पोलराइजर पास हो रहा है, अब दूसरे से पास हो रहा है तो अब इसका जो है वापस का कंपोनेंट, ये अब इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो कंपोनेंट हम जो लेंगे तो मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये सपोज आपका है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन थीटा होगा। तो सिर्फ कॉस थीटा पास होगा। तो E1 के बाद आपका आएगा E2 नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब आपका जो I2 होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू E2 नॉट स्क्वायर। अभी E2 नॉट जो है वो तो आपका इधर ही है I1 के हिसाब से, है ना। इधर आपका जो I1 था वो ये यही था आपका E1 दिस वाज नथिंग बट E1 नॉट स्क्वायर व्हिच इज E नॉट cos स्क्वायर फाई। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से I1, हम लोग I1 ले सकते हैं इनटू cos स्क्वायर थीटा नॉट फाई थीटा, क्योंकि ये आपका E1 नॉट होगा, E1 नॉट cos थीटा और E1 नॉट sin थीटा, तो दो कंपोनेंट हो जाएगा। तो पहले का तो आपका आएगा ये हाफ E नॉट स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा इसका एवरेज आप नहीं निकाल सकते, यहाँ निकाला था। क्यों निकाला था? यहाँ पे सब पॉसिबल था ना डायरेक्शन, यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन है, यहाँ पे सब पॉसिबल वेक्टर्स नहीं है, तो इसका एवरेज नहीं निकलेगा। ये सिर्फ I1 into cos square theta रहेगा। And what is I1? I1 is half I naught. I should have taken this I naught. This is, you can take this as I naught. Initial में क्या I लेना, half I, ठीक है। half I cos square theta, या फिर जिसको E naught लिखना तो E naught भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं E naught square, बाद में उसका उल्टा डाल सकते हैं। हाफ E naught square cos square theta। अगर आगे सपोज एक और एंगल है, लेट्स से डेल्टा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये सब तो आएगा ही आपका, हाफ आएगा, E naught square आएगा, cos square theta आएगा, इनटू cos square डेल्टा भी आएगा। अगर सपोज एक और है पोलराइजिंग एंड मेकिंग एंगल डेल्टा, तो वहां पे एक और एंगल आएगा cos square। मतलब मालूम ने क्या बोला कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट या लाइट जब भी किसी पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो हो जाती है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी की cos स्क्वायर ऑफ द एंगल हो जाती है। उसकी जो भी ओरिजिनल इंटेंसिटी हो, सपोज I, उसका cos स्क्वायर ऑफ द एंगल थीटा। व्हाट इज एंगल थीटा? एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजिंग एक्सिस एंड द इलेक्ट्रिक वेक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर ले लें, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और पोलराइजिंग एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा उसका cos स्क्वायर लेने का इनटू द ओरिजिनल इंटेंसिटी, दैट विल गिव यू द न्यू इंटेंसिटी। हर बार ऐसा ही होगा। एक बार हुआ, दूसरी बार I2 निकालोगे तो लिखने का I1 cos, अब यहाँ सपोज फाई है तो आएगा cos पे नया थीटा एंगल, I3 I2 cos स्क्वायर डेल्टा, I2 जगह ये लिखने का, I1 की जगह ये लिखने का, एंड दैट इज हाउ इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हर एक इंटेंसिटी पुराने इंटेंसिटी की cos स्क्वायर हो जाएगी ऑफ द एंगल। नया जो मतलब नया पोलराइजर से जो इंटेंसिटी बनेगी, पुराने पोलराइजर का इंटेंसिटी का cos स्क्वायर टाइम द एंगल होगा। व्हाट इज दैट एंगल? दैट एंगल इज बिटवीन द पोलराइजिंग एक्सिस, जैसे पोलराइजिंग एक्सिस है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसका cos स्क्वायर लेना पड़ेगा। दिस इज अबाउट मालूस लॉ। तो ये पहला कंसेप्ट है अबाउट पोलराइजेशन। थोड़ा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, टेक्स्ट बुक में आप रीड करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा टेक्स्ट बुक का व्हेन यू रीड दिस पार्ट, लेकिन सिंपल वर्ड में याद रखना,
पहले पोलराइजर के बाद जब पास होता है इंटेंसिटी आधी हो जाएगी पुराने की, उसके बाद हर एक पोलराइजर के पास जब पास होगा तो उसका कॉस स्क्वायर ऑफ द एंगल हो जाएगा, पुराना इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ द एंगल। ये शॉर्ट में अगर याद रखना है तो ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो ये है पोलराइजेशन का कंसेप्ट, पोलराइजेशन का फिनोमेना, और उसको मैथमेटिकली इंटेंसिटी को मालूम ने कैसे एक्सप्रेस किया। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आप इसको घुमाते जाएंगे तो इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। अगर ये एक्सिस पर ऐसा हो जाएगा, ये एक्सिस ऐसा है वर्टिकल, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो नो लाइट विल पास। फिर वापस घुमाएंगे, वापस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। 90 डिग्री पे जीरो इंटेंसिटी, और 0 डिग्री मतलब पैरेलल होगा, 0 डिग्री पे यू विल गेट फुल इंटेंसिटी। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये एक तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम पोलराइजर घुमाते हैं तो क्या होएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, पोलराइज लाइट को क्या फर्क पड़ेगा, एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद एक और है पोलराइजेशन कंसेप्ट, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। we'll see those two concepts, okay? अब यहाँ पे आपके सामने मैंने दो डायग्राम बनाए, टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ब्रूस्टर लॉ क्यों नाम दिया गया बताता हूं। देखिए यहाँ पे आपका ये इंसिडेंट है, अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, और आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके। अब यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होती है। अब टेक्स्ट बुक में एक ही डायग्राम बना है, मगर मैंने आपको एक दो डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पहला डायग्राम है और फाइनली ये डायग्राम बनता है। पहला डायग्राम क्या बता रहा है, पहला डायग्राम बता रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे डिनोट किया गया। अब देखिए वापस, अभी सपोज आपकी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शन है उसके। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सबको मिला के, जो आपने सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा है आपके 11th स्टैंडर्ड में, आप क्या करते हैं, सब फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सबको कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सबको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो सबका मिला के रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट वर्टिकल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी वर्टिकल। मतलब एक अनपोलराइज्ड लाइट को आप दो वेक्टर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबका कंपोनेंट कंबाइन करके। तो देखिए क्या किया है, एक वेक्टर है जो दो एरो से दिखा और एक डॉट से दिखा है, मतलब दो वेक्टर्स है। एक ये वेक्टर है जो आपको एरो दिख रहा है, और एक वेक्टर है जो अंदर बाहर जा रहा है, अंदर बाहर, वो डॉट से दिखा है। मतलब ये अनपोलराइज्ड है, इट इज सिमिलर टू दिस। आपका जो इंसिडेंट लाइट है ये सेम ये वाला ही है, अनपोलराइज्ड। मतलब इसको मगर सिर्फ किया क्या, इस पूरे को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। उसको दो पार्ट में दिखाया, एक अलोंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और एक वर्टिकल, वो भी अंदर जा रहा है, वो परपेंडिकुलर है इंसिडेंट लाइट को। तो ये दो डायरेक्शन है, दिस इज अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट। अब ये मीडियम पे गिरती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे। अब क्या होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया, और थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा। बड़ा कॉमन चीज है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। हम जानते हैं कभी भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट इंसिडेंट होती है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है। इसमें नई चीज क्या है, इसमें नई चीज ब्रूस्टर ने ढूंढा। ब्रूस्टर ने कहा कि नॉर्मली तो क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, कोई इक्वली डिवाइड नहीं होती है। वो थोड़ा सा इसको मिलती है इंटेंसिटी, थोड़ा सा इसको। देखिए कहीं का मैंने डॉट दिखा है, कहीं का मैंने एरो दिखा है, कहीं कहीं एरो और डॉट दिखा है, रैंडम है सब, रैंडम। इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड है, ये भी पार्शियली पोलर, पार्शियली दोनों पोलराइज्ड। लेकिन अगर इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ब्रूस्टर ने ये देखा कि एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा बी, उसके नाम पे एंगल इसलिए बी है, ब्रूस्टर एंगल, जिस समय रिफ्लेक्टेड पे आप देखेंगे इट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। मतलब एक जो एरो ना वाला, एक वाला एरो, डबल एरो वाला, वो पूरा गायब हो गया, वो पूरा का पूरा पोलराइज, पोलराइज मतलब हट गया, वो सीन से हट गया, सिर्फ डॉट वाले रह गए। इसको बोलते हैं कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट।
रिफ्रैक्टेड में कोई फर्क नहीं है, रिफ्रैक्शन अपना वैसा ही है पार्शियली, लेकिन आपका रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो गया। और उस समय ब्रूस्टर ने ये भी देखा कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री हुआ उस समय। इधर नहीं हुआ ये चीज, इस जगह पे हुआ जब ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो गया। उस समय रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच जो एंगल बना वो 90 डिग्री हुआ। तो उस इंसिडेंट एंगल को उसके ऑनर में नाम दिया गया ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल वही है। ब्रूस्टर लॉ देखो क्या बोल रहा है। अब देखिए ये थीटा बी है तो आप मानेंगे कि ये भी थीटा बी है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सब मानते हैं बात। अब ये नॉर्मल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब थीटा बी प्लस 90 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग थीटा आर ले रहे हैं इज इक्वल टू 180। सो थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90। कैसे 180 माइनस 90 इज 90, है ना। अब हम स्नेल्स लॉ देखिए। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। यस और नो? n1 sin एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा बी, n2 sin r is theta r, n1 sin theta b is equal to n2 sin। अब थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बी, 90 माइनस थीटा बी, n1 sin theta b is equal to n2 sin of 90 माइनस थीटा is cos थीटा। इसको नीचे ले आओ, sin थीटा b अपॉन cos थीटा b is equal to n2 अपॉन n1, tan थीटा b is equal to n2 upon n1। This is Brewster's law। Tan of the angle of incidence is equal to the ratio of the refractive indices of the two medium when this reflected light is completely plane polarized। इसको फिर कई लोग ऐसे भी लिखते हैं थीटा बी इक्वल tan, but that's okay, that doesn't make much of a difference। तो ये आपका ब्रूस्टर लॉ है। ब्रूस्टर लॉ सिंपल में क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। उसके हिसाब से फॉर्मूला बनता है tan थीटा का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और एक लास्ट पार्ट है पोलराइजेशन का, दैट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अच्छा, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का ये है कि पता है बहुत बार ग्लेयर आता है, ग्लेयर आंख में, कहीं से कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट सनलाइट गिरी और हम लोग की आंख में ना ग्लेयर आता है, तो उसके लिए हम लोग पोलराइड या सन ग्लासेस बहुत लोग उसलिए यूज करते हैं ग्लेयर बचाने का। ग्लेयर क्यों आता है? ग्लेयर इसको जैसे आता है, आपका जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो बहुत बार प्लेन पोलराइज अगर हो गया तो प्लेन पोलराइज मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट होगी तो आपको चुभेगी। अगर वो पार्शियली पोलराइज हुई तो उतनी चुभती है, लेकिन अगर प्लेन पोलराइज होगी ना तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना वो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से उनको ज़्यादा चुभती है, उसको हम लोग ग्लेयर बोलते हैं, ग्लेयर आ रहा है आँख में। तो उसके बचाने के लिए हम लोग सन ग्लासेस बहुत लोग फैशन के हिसाब से, ऐसे हम लोग नॉर्मल इंडियन तो यूज़ नहीं करते, हाँ लेकिन ज़्यादा अमीर लोग या आजकल तो ट्रेंड है लोग फैशन के लिए पहनते हैं, लेकिन जो वो एक्चुअल पोलर सन ग्लासेस होता है वो तो बहुत महंगा होता है और वही एक्चुअली काम करता है आपको ग्लेयर से बचाने के लिए। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग वर्ड आपने 11 में पढ़ा है, पता है ना। सनलाइट जब गिरता है हमारे एटमॉस्फेयर जो है, सनलाइट गिरता है तो सनलाइट डस्ट पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल उस पर गिरता है, उस पर गिर के वो फिर स्कैटर होता है लाइट, और स्कैटर होता है तो हमको ब्लू कलर क्यों दिखता है सन अपना स्काई? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्योंकि स्कैटरिंग हमारा ब्लू लाइट ही होता है, ब्लू लाइट स्कैटर होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम है तो स्कैटर हो जाता है, और रेड और ऑरेंज का वेवलेंथ बड़ा है तो वो हमारे तक पहुँचता है, लेकिन ब्लू स्काई इसलिए हमको स्काई ब्लू दिखता है ना। अभी स्कैटरिंग में भी क्या होता है? पोलराइजेशन होता है, इसलिए बोला है पोलराइजेशन बाय। अब वो कैसे होता होगा कि सन का एक लाइट आ रहा है ना, अब यहाँ एक डस्ट पार्टिकल है, अभी आ रहा है, ये स्कैटर हुआ तो ये एंगल थीटा है, तो ये जो पोलराइजिंग एंगल है और ये जो इंसिडेंट लाइट है और ये स्कैटरिंग लाइट है का एंगल, उसके बीच में जो एंगल है, अगर वो एंगल ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी डस्ट पार्टिकल से, वो पोलराइज लाइट हो जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट। इसलिए हमारे तक जो लाइट पहुँचती है वो बहुत अलग अलग डिग्री, कोई ज़्यादा पोलराइज है, कोई कम पोलराइज है, मतलब एटमॉस्फेयर भी लाइट को पोलराइज करता है।
वैसे हमने सुना है कि यूवी लाइट को तो एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी हमको थोड़ा प्रोटेक्शन करने के लिए उसमें पोलराइजेशन होता है। तो हमको पूरा का पूरा लाइट नहीं पहुंचता है, थोड़ा पोलराइज होके हमारे पास लाइट आती है, वो अलग अलग डिग्री से होती है। जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा वैसे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी, जैसे मैंने आपको बताया पोलराइड घुमाओ, जैसे जैसे घुमाओगे वैसा वैसा उसका इंटेंसिटी चेंज होगा। वैसे यहाँ भी सन की लाइट गिर रही है, कितने एंगल पे गिरती है, उसका जो एंगल है स्कैटरिंग एंगल से जो बनता है उसके बाद 0 से लेकर 90 तक जो भी एंगल बनता होगा उसके हिसाब से अलग अलग डिग्री का पोलराइजेशन होगा, और वो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है और वो हम लोग को दिखती है। तो इतना ही कंसेप्ट है आपको पोलराइजेशन का। तो ये पोलराइजेशन का मेन कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया, व्हाट इज पोलराइजेशन, किसकी वजह से होता है, और मालूज लॉ। ब्रूस्टर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो एक कंसेप्ट है अगर कोई पूछ ले तो, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब इसमें एक दो बड़ा सिंपल सम्स है जो कि हम लोग देख लेते हैं। ओके, आपके सामने दो समय टोटल देखिए, 3 समय, 2 सॉल्व एग्जाम्पल और एक अनसॉल्व में। अनसॉल्व में मालूज लॉ है और सॉल्व एग्जाम में ब्रूस्टर्स का एक ही समय है, तो एक ब्रूस्टर ले लिया एक मालूज ले लिया। अब यहाँ देखिए डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ कि आपकी लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I0 है। अभी यहाँ पे 3 पोलराइजर है, 3 पोलराइजर P1 P2 P3। अब यहाँ से जो लाइट की इंटेंसिटी निकलेगी सपोज I1, यहाँ से इंटेंसिटी निकलेगी I2, यहाँ से इंटेंसिटी निकलेगी I3। अभी P1 और P2 के बीच में जो एंगल है वो θ1 है, P2 और P3 के बीच में जो एंगल है वो θ2 है, एक्सिस के हिसाब से एंगल उनके बीच में। तो बोला ये I3 कितना होगा फाइनल इंटेंसिटी। अब देखिए स्टार्टिंग में I0 बोला है, दैट इज नॉट एन इशू I0। अभी मालूम ने क्या बोला देखने का, बाय मालूज लॉ मालूम ने क्या बोला, पहला इंटेंसिटी जो होगा ना, पहला पोलर वो हमेशा हाफ ही होगा, उसमें कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन या कुछ, तो हाफ I0 पहला बात। अब मैं I2 की बात करूं, I2 तो I2 अपना मालूम क्या बोलता है, हर एक इंटेंसिटी पहले वाले की cos स्क्वायर ऑफ द एंगल होगा, कितना एंगल θ1 I1, पहले वाला इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर ऑफ द एंगल। अब इसको लिखना है तो I1 को क्या लिख सकते हैं, हाफ I0 cos स्क्वायर θ1, ये I2 था। अभी I3 मालूम है क्या बोला, जिसकी भी इंटेंसिटी निकालनी है उसकी पहले वाली इंटेंसिटी लिखने की इनटू cos स्क्वायर वो दोनों पोलराइजर के बीच का एंगल θ2। तो I2 कितना अपना ये है हाफ I0 cos स्क्वायर θ1 इनटू cos स्क्वायर θ2। हो गया भाई, बड़ा इजी, ये है मालूम का। और एक अनसॉल्व में भी है टेक्स्ट के पीछे, वो भी इसके जैसा ही ऑलमोस्ट, वहाँ पे 2 ही पोलराइजर, यहाँ 3 है वहाँ 2 है, इसमें 3 वाला था इसलिए ले लिया। वहाँ थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, मतलब डिग्री में दिया 50 डिग्री, तो वो आप देख लीजिएगा, कुछ है नहीं खास। दूसरा देख लेते हैं, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट विद लाइट इंसिडेंट ऑफ बकेट फिल्ड विद लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अभी लाइट हवा में से आ रही है तो एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, आपको अगर कंप्लीटली पोलराइज करना है ना रिफ्लेक्शन का, तो ब्रूस्टर लॉ है, ब्रूस्टर लॉ ही बोलता है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, ब्रूस्टर्स लॉ। tan theta b is equal to n2 upon n1, 1.5 upon 1, 1.5, theta b is equal to tan inverse 1.5। अभी नेचुरल डायमेंशन में जाना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा। अभी के लिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं लिख देता हूँ 56.31 डिग्री। इजी सम, 2 मार्क का सम है, बड़ा सा इजी। तो मालूज लॉ या ब्रूस्टर लॉ, सम्स बड़ा इजी है। तो देखिए आपसे पोलराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। पोलराइजेशन जो हाइगन ने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ हिज वेव थ्योरी बाय कंसीडरिंग एज अ ट्रांसवर्स वेव, दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस थोड़ा लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक वो भी है, वो भी एक फेनोमेना है इंटरफेरेंस, वो हम देखेंगे, उससे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है एप्लीकेशन, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आज हमारा पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इंटरफेरेंस पे होगा।
आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, इजी लगा होगा, समझ में आया होगा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.